अब हम बात करते हैं यार 22 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की बात करते हैं 22 जुलाई की। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं यार अबाउट जो चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में थी, दैट इज़ थेफ्ट ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। यार यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो पैसेंजर्स जो थे इंसिडेंट्स देखने को मिले, लाइक जो इंडियन रेलवेज में टावल, बेडशीट, ब्लैंकेट्स है ना, ये सब चुरा के ले जा रहे थे। तो इसके वजह से ये न्यूज़ में था, उसके बारे में बात करें। सो थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करें। सो सबसे पहले तो इशू यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द एथिकल इशू इन्वॉल्व इन दिस। तो ये वायलेट करता है यार किसको, इंटीग्रिटी, कैसे गैप क्रिएट करता है बिटवीन वैल्यूज़ एंड एक्शन यार। सो व्हाट इज़ द एथिकल वैल्यू इट वायलेट्स integrity by creating a gap between values and actions। एंड ऑल्सो एक और एथिकल इशू यहाँ पे इन्वॉल्व है, इट रिप्रेजेंट ब्रीच ऑफ प्रोबिटी, है ना। पब्लिक रिसोर्सेज का यहाँ पे जो यूज़ है उसमें प्रोबिटी का यहाँ पे ब्रीच हो रहा है। रिप्रेजेंट अ ब्रीच ऑफ प्रोबिटी इन द यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। ऑल्सो जो पब्लिक ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन एंड सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ये वीक करता है, वीकेंस पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को वीक करता है यार, है ना। ये क्या को बताता है, यहाँ पे अगर स्टीलिंग हो रहा है तो वो क्या को बता रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी का स्टीलिंग जो थेफ्ट है, इट्स सो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्ड एसेट। इट शोज lack of accountability and respect for shared assets। यहाँ पे जो एथिकल डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं उसके बारे में बात करें तो पहला एथिकल डायमेंशन जो इन्वॉल्व है, इट इज़ ग्रीड, जो लालच है वर्सेस जो ज़रूरत है, ग्रीड वर्सेस नीड की बात करें। बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी का जो थेफ्ट है वो सर्वाइवल नेसेसिटी नहीं है, उनके पास अच्छा खासा पैसा, एजुकेटेड हैं, ठीक है। फॉर मैनी theft of property, public property is not a सर्वाइवल नेसेसिटी, बट वो उनका जो लालच है एंटाइटलमेंट के लिए, मिसयूज ऑफ शेयर्ड रिसोर्स को ये बता रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीड, एंटाइटलमेंट एंड मिसयूज ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। ये पहला एथिकल डायमेंशन इन्वॉल्व है, ग्रीड वर्सेस न्यूज। दूसरा जो है दैट इज एथिकल ब्लाइंडनेस, लाइक जो रॉन्ग डूइंग है, जो गलत चीज़ है उसको लोग क्या बोलते हैं, सब कर रहे हैं बोल के जस्टिफाई करते हैं लोग, जस्टिफाइंग wrong doing by saying that everyone does it। it suppress what, it suppress moral judgments, है ना। जो अनएथिकल बिहेवियर उसको ये नॉर्मलाइज करता है, नॉर्मलाइजेस अनएथिकल
बिहेवियर, ये दूसरा यहाँ पे मॉरल डायमेंशन इन्वॉल्व। तीसरा यहाँ पे हम बात करें अबाउट इंटीग्रिटी की, तो जो ट्रू इंटीग्रिटी इसका मतलब ये है कि आप सही चीज़ करो जब कोई भी आपको ना देख रहा हो। सो ट्रू इंटीग्रिटी मीन्स doing the right thing even when no one is watching, है ना। बाकी फोर्थ यहाँ पे जो एथिकल डायमेंशन, दैट इज प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ की बात करें तो आप किसी चीज़ को चुराते हो पब्लिक प्रॉपर्टी को, तो एक तरह से क्या करता है, इट वायलेट्स ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक एक्सपेंडिचर को ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो फाइनेंशियल बर्डन है वो किसके ऊपर शिफ्ट करता है, इट शिफ्ट फाइनेंशियल बर्डन टू द टैक्स पेयर। सो ये हमारे पास एथिकल डायमेंशन इन्वॉल्व है यहाँ पे। बाकी जो की फैक्ट्स हैं यार, की फैक्ट्स लाइक कॉमन एग्जांपल, क्या क्या चीज़ों को यहाँ पे चुराया जाता है इसके बारे में बात करें, कॉमन एग्जांपल के बारे में। सो यहाँ पे जो टॉवेल्स हो गए, बेडशीट्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, उनको चुरा चुरा के ले जाते हैं जो पैसेंजर्स होते हैं। सोप हो गया, वाटर बॉटल जो दिए जाते हैं उनको ले जाते हैं। और जो रेलवे एमिनिटीज़ जो दिए जाते हैं सबको यहाँ पे ले जाते हैं लोग। ये सब क्या बता रहा है यहाँ पे, जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अ लीगल इशू यार, है ना, ये लीगल के साथ साथ एक एथिकल एंड मॉरल वायलेशन भी है। नॉट जस्ट अ लीगल इशू बट इट इज़ एन एथिकल एंड मॉरल वायलेशन। इसके बाद यहाँ पे कि सबको प्रभाव पहुँचाता है, इट अफेक्ट्स एवरीवन। लाइक पब्लिक जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज पब्लिक कॉस्ट। जो क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस का उसको रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस। तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, ठीक है, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ता है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वो बढ़ जाता है यार, इंक्रीज रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। एक हायर बर्डन जो है टैक्स पेयर पे क्रिएट करता है, क्रिएट्स अ हायर बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स। ये तो हमने इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी की बात की। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी की बात करें तो पब्लिक सर्विस को डिसरप्ट करता है, ना। जो रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा रिसोर्स को स्पेंड करना पड़ता है, मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी। तो रिसोर्स एक तरह से यहाँ पे जो ज़रूरत नहीं थी उसको यहाँ पे लगाना पड़ता है। सो मोर रिसोर्स मस्ट बी स्पेंट ऑन मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी। सोशल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी की बात करें तो नॉर्मलाइज किया जाता है, यहाँ पे चोरी करते हैं उसको, एक तरह से जो अनएथिकल बिहेवियर है उसको
नॉर्मलाइज अनएथिकल बिहेवियर सब करते हैं बोल के, जो सिविक सेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट है उसको ये कमज़ोर बन करता है यार, वीकेंस पब्लिक थेफ्ट है ना, थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, इट वीकेंस सिविक सेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट। मोरल की बात करें सो जो एथिकल वैल्यू है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, लीड्स टू अ डिक्लाइन इन एथिकल वैल्यूज़। जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये हमने बात की अबाउट दी इम्पैक्ट की फैक्ट एथिकल डायमेंशंस की। नाउ क्या करना है भाई, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कैसे यहाँ पे हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं। एथिकल सिटीजनशिप को यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमको कल्टीवेट करना होगा, कल्टीवेट एथिकल सिटीजनशिप। कैसे भाई, यहाँ पे हमको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, इसका एजुकेशन जो है वो लोगों के बीच में डालना पड़ेगा। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन promoting honesty and respect for public property। ऑल्सो यहाँ पे हमको जो बिहेवियरल इंटरवेंशन है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन बिहेवियरल इंटरवेंशंस लाइक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। बिहेवियरल नजेस हमको एनकरेज करना होगा फॉर रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट की, यार अपने रेस्पॉन्सिबली यार चीज़ों को सही जगह रखो, चुराओ मत। बिहेवियरल नजेस encouraging responsible conduct। अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा, कैसे अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं हम, बाय स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट यार, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग से, एक डिजिटल ग्रीवांस प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, ऑल्सो हमको एथिकल लीडरशिप को प्रमोट करना होगा, है ना, जिसमें हम बात करते हैं कि जो रोल मॉडल्स हैं पब्लिक लाइफ में उनको यहाँ पे चीज़ को एनकरेज होंगे, लाइक बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो बोलें कि यार मत चुराओ। सो एनकरेज रोल मॉडल इन पब्लिक लाइफ। और क्या करना होगा, सिविक कॉन्शियसनेस बिल्ड करने की ज़रूरत है यार, बिल्ड सिविक कॉन्शियसनेस। कैसे, बाई रेज अवेयरनेस अबाउट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ मिसयूज। जब आप चुरा के ले जाते हो तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है यार। सो रेज अवेयरनेस अबाउट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉस्ट ऑफ मिसयूज़। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट वे फॉरवर्ड यार यहाँ पे।
उसके बाद जो रिलेटेड लॉस हैं, अगर आप चोरी करते हो तो आपको क्या क्या झेलना पड़ सकता है। थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इट में अट्रैक्ट बहुत सारे प्रोविजंस लाइक आईपीसी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, रेलवे एक्ट के अंदर, तो आपको यहाँ पे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ सकते हैं। थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी में अट्रैक्ट प्रोविजंस अंडर द इंडियन पिनल कोड की बात करें सो आईपीसी जो 1860 में आया था, इसके अंदर जो सेक्शंस 379 है वो थेफ्ट के बारे में डील करते हैं, एंड जो 401 है ग्रुप जो थेफ्ट करता है उसको साथ डील करते हैं, जो कि रेलवे एक्ट के अंदर भी ये सब के बारे में प्रोविजंस मेंशन्ड है यार। जो यहाँ पे 1989 में आया था उसके अंदर जो सेक्शन 44 ऑफ द रेलवे एक्ट है वो थेफ्ट ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी को तरह से क्रिमिनलाइज करता है, आपको यहाँ पे सज़ा भी हो सकती है। पब्लिक प्रॉपर्टी प्रिवेंशन ऑफ डैमेज एक्ट जो है वो यहाँ पे आया गया सरकार के द्वारा 1984 में। सो मेन जो है 3 अनडिस्प्यूटेड जो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है यार, आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है लाइक रेस्पेक्ट करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए वो होना चाहिए, एंड एक इंटीग्रिटी होना चाहिए यार आपको। रेस्पेक्ट मतलब क्या, आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको खुद का प्रॉपर्टी की जैसे ट्रीट करो यार, ट्रीट पब्लिक प्रॉपर्टी एज योर ओन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, यहाँ पे जो पब्लिक रिसोर्सेस हैं उसको ध्यान से एथिकली एंड है ना समझदारी से यूज़ करना होगा। यूज़ पब्लिक रिसोर्सेस वाइजली एंड एथिकली। आपको इंटीग्रिटी में शो करना होगा, मतलब आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, अगर कोई आपको देख नहीं रहा है फिर भी यार, बी ऑनेस्ट इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। तो ये 3 अनप्रेसिडेंटेड जो डिसरप्टेड जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको यहाँ पे कंक्लूजन के फॉर्म में आप लिख सकते हो। बाकी एक लाइन इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो यार, है ना, स्मॉल एक्ट टुडे मेक्स अ स्ट्रॉन्गर नेशन टुमारो, इस प्रकार से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। स्मॉल एक्ट टुडे अ स्ट्रॉन्गर नेशन टुमारो, इस तरह से आपको यहाँ पे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन करके आप कंक्लूड करते हो, तो आपको यहाँ पे आंसर जो है ऐसे में भी फ़ायदा होता है और आपको यहाँ पे मेंस के आंसर में भी फ़ायदा होता है यार। आवर रिसोर्सेज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर फ्यूचर, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। आवर रिसोर्सेज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर फ्यूचर, इस प्रकार जो चीज़ें आपको एक तरह से एज देती है। तो हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात किया अबाउट दी थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो नेक्स्ट बात करते हैं मैगलेव टेक्नोलॉजी की, जो मैग्नेटिक लिवेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो ट्रेन है वो हवा में मैग्नेट के ऊपर जो चलता है उसके बारे में बात करें। मैगलेव टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले तो जो मैगलेव टेक्नोलॉजी है इसके अंदर जो एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है बुलेट ट्रेन से, उसकी बात करें तो देखो मैग्नेट मतलब क्या, मैगलेव इज मैग्नेटिक लिवेशन इज एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ किया जा रहा है टू लिफ्ट प्रोपेल ट्रेन, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, इसकी वजह से हाईएस्ट स्पीड एंड स्मूदर राइड्स देखने को मिलते हैं। मैगलेव इट इज़ व्हाट, मैग्नेटिक लिविटेशन is an advanced transportation technology that uses magnetic forces to
लिफ्ट एंड प्रोपेल ट्रेन्स। कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है ना, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, जिससे क्या होता है, हायर स्पीड एंड स्मूदर राइड्स देखने को मिलता है। ये है क्या, मैगलेव। मैगलेव ट्रेन्स लेविट है ना, लेविटेट अवे अबव दी गाइडवे यूजिंग मैग्नेटिक फोर्स। मैगलेव ट्रेन्स levitate above the guideway using magnetic forces, है ना। कोई व्हील नहीं होता, कोई रोलर बेयरिंग नहीं होता, है ना, कोई मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता यहाँ पे। दे यूज नो व्हील, रोलर बेयरिंग्स और मैकेनिकल कांटेक्ट, एंड ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है यार, कांटेक्ट नहीं होता तो। दिस significantly reduce friction, allowing very high speed travel, greater efficiency, better पैसेंजर कंफर्ट। सो ये हमने बात की मैगलेव, मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है। बाकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है मैग्नेटिक लेविटेशन का, वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे चलता है यार। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लिफ्ट जो कि देखने को मिलता है, ट्रेन को ऊपर करता है, उसको प्रोपेल करता है फॉरवर्ड। स्ट्रॉन्ग magnet lift the train and propel it forward। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बाद लेविटेशन की बात करें, हवा में कैसे उड़ता है ये लेविटेशन। तो जो मैग्नेटिक फोर्स हैं, इट काउंटर एक्ट ग्रेविटी, एक गैप बनाता है बिटवीन ट्रेन एंड द ट्रैक, क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन द ट्रेन एंड द ट्रैक। लेविटेशन के बाद जो प्रोपल्जन है वो कैसे होता है यार, लीनियर मोटर्स देखने को मिलते हैं अलोंग दी गाइड वे, जो कि जनरेट करते हैं एक मूविंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि उसको पुश करता है ट्रेन को फॉरवर्ड। गेटवे जनरेट अ मूविंग मैग्नेटिक फील्ड दैट pushes the ट्रेन फॉरवर्ड। चौथा जो है कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करते हैं, जो सेंसर्स जो हैं मैग्नेटिक फोर्सेस को एडजस्ट करते हैं टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड इंश्योर सेफ ऑपरेशन। सेंसर्स होते हैं इसके पास, सेंसर्स कंटिन्यूअसली adjust
magnetic forces to maintain stability and ensure safe ऑपरेशन। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो मैगलेव ट्रेन्स हैं कैसे लिफ्ट किया था इनको। हाउ आर मैगलेव ट्रेन्स लिफ्टेड। तो पहले तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन होता है EMS। दूसरा इलेक्ट्रो डायनामिक सस्पेंशन होता है EDS। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं वो यूज़ किया जाता है जो कि अट्रैक्ट करते हैं गाइड वे को। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स attract the guide way। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है दे लिफ्ट द ट्रेन approximately 10 mm above the track। एंड जो सेंसर्स हैं, सेंसर्स जो है कंटिन्यूसली एडजस्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स इन रियल टाइम। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन। उसका इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन की बात करें तो इट यूजेस सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। एंड जो मैग्नेट्स हैं ये इंड्यूस करते हैं करंट्स इन दी गाइड वे, है ना। ये एक तरह से रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स बनाते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन जो है, जो कि लिफ्ट करता है ट्रेन को। है ना। एंड जो एरोडायनामिक सस्पेंशन है इट ऑपरेट इफेक्टिवली एट स्पीड अबव 100 किलोमीटर पर आवर। ऑपरेट्स effectively at speed above 100 किलोमीटर पर आवर। हाउ आर मैगलेव ट्रेन्स प्रोपेल्ड, कैसे आगे बढ़ते हैं उसके बारे में बात करें। हाउ आर मैगलेव ट्रेन प्रोपेल्ड। तो अल्टरनेटिव जो करंट होता है कॉइल के अंदर वो मूविंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अल्टरनेटिंग करंट AC in coils along the guide way create a moving magnetic field। एंड जो ट्रेन के जो मैग्नेट हैं, ट्रेन मैग्नेट्स आर attracted to poles ahead and these are repelled by पोल्स बिहाइंड। जो पीछे का सपोज ये मैग्नेटिक ट्रेन इधर का धक्का इसको धक्का देता है और ये वाला ट्रेन ये वाला पोल जो है वो उसको खींचता है। इस प्रकार से प्रोपेल होता है दिस
creates continuous forward motion and जो speed है it is controlled by changing the frequency of AC current. Frequency of the AC current. मैगलेव का एडवांटेज की बात करें, एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन की बात करें तो ये वेरी हाई स्पीड से हम अचीव कर सकते हैं, वेरी हाई स्पीड लाइक इट कैन एक्सीड 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड कैन एक्सीड 400 to 600 किलोमीटर पर आवर. कोई फ्रिक्शन नहीं होता, नो फ्रिक्शन, सो लेस वियर एंड टियर, मेंटेनेंस भी कम लगता है यार, लोअर मेंटेनेंस, एनर्जी एफिशिएंट होता है ये, है ना, मोर एफिशिएंट एट मॉडरेट स्पीड्स. ये स्मूथ होता है, स्मूथ एंड क्वाइट, क्योंकि कोई व्हील कांटेक्ट नहीं होता, एंड वाइब्रेशन कम होता है, नॉइज़ भी कम होता है, मिनिमल वाइब्रेशन एंड नॉइज़. ये वेदर असिस्टेंट होता है बिकॉज रेन, स्नो एंड जो ट्रैक कंडीशंस हैं उससे उसको प्रभाव पड़ता नहीं है. लेस अफेक्टेड बाय रेन, स्नो और ट्रैक कंडीशंस. की फीचर्स की बात करें, जो मैग्नेटिक लेविएशन जो ट्रेन हैं की फीचर्स की बात करें तो हाई स्पीड होता है इसका, अप टू 500 to 600 किलोमीटर पर आवर, या फिर उससे ज़्यादा भी ये जा सकता है. इको फ्रेंडली होता है, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, सो लोअर एमिशन यार, स्मूथ एंड क्वाइट, है ना. अभी हमने बात की स्मूथ एंड क्वाइट होता है, नो व्हील कांटेक्ट एंड वाइब्रेशन जो है वो भी रिड्यूस्ड हो जाती, इसके अंदर रिड्यूस वाइब्रेशन देखने को मिलता है. बाकी नेक्स्ट हम बात करें क्या डिफरेंस है मैगलेव वर्सेस बुलेट ट्रेन में. जो मैग्नेटिक लेविएशन से चलते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन से जो बुलेट ट्रेन्स होते हैं उसमें हम डिफरेंस की बात करें तो टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर. सो जो मैगलेव ट्रेन्स है वो मैग्नेटिक लेविटेशन से चलते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं होता विद ट्रैक. मैग्नेटिक लेविटेशन एंड नो कांटेक्ट विथ ट्रैक्स, ये हो गया मैगलेव ट्रेन. बाकी जो बुलेट ट्रेन होता है स्टील व्हील होता है, स्टील रेल्स के ऊपर, स्टील व्हील्स ऑन स्टील रेल्स. इसके बाद जो स्पीड है इसके अंदर 500 to 600 किलोमीटर पर आवर या फिर हायर स्पीड हमको देखने को मिलता है. बट जो बुलेट ट्रेन है उसमें हमारे पास 250 से 350 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड देखने को मिलती है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो मैगलेव ट्रेन है इस डेडिकेटेड गाइडवे एंड स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है इसको.
डेडिकेटेड गाइडवेज एंड स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत पड़ती है। बाकी जो बुलेट ट्रेन है वो हाई स्पीड रेल ट्रैक्स पे चलता है। कन्वेंशनल हाई स्पीड रेल ट्रैक्स पे ये चलता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस की बात करें, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस की बात करें तो जो मैगलेव ट्रेन हैं इनमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है शुरुआत में, हायर इनिशियल कॉस्ट बट लोअर मैकेनिकल फेयर एंड मेंटेनेंस। लोअर इनिशियल कॉस्ट देखने को मिलता है बट हायर मेंटेनेंस ड्यू टू व्हील रेल फ्रिक्शन। ग्लोबल एडॉप्शन की बात करें तो कमर्शियल यूज़ जो है मैगलेव का बहुत लिमिटेड, लाइक चाइना एंड जापान में ही कुछ कुछ रीजन्स में देखने को मिलते हैं। सो लिमिटेड कमर्शियल यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना इस्तेमाल कर रहा है, जापान में अंडर डेवलपमेंट है ये। बुलेट ट्रेन जो है वाइडली अडोप्टेड यार, जापान में बुलेट ट्रेन देखने को मिलता है, चाइना में, फ्रांस में, स्पेन और कहाँ पे, और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडिया में भी कहीं कहीं बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट क्या लिमिटेशन है यार मैगलेव जो ट्रेन हैं इसके लिमिटेशन की बात करें तो हाई कॉस्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी का, हायर और हाई कैपिटल कॉस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी and it requires dedicated guideways। मैगलेव जो ट्रेन है उसके लिए गाइडवेज की जरूरत पड़ती है एंड कैन नॉट यूज एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक्स। ऑल्सो हाई एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलता है एट वेरी हाई स्पीड, हाई एनर्जी कंजम्पशन एट वेरी हाई स्पीड्स। जो कमर्शियल वायबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है बिकॉज इसका कॉस्ट एंड इसका डिमांड उतना नहीं है यार। मैगलेव ट्रेन्स का लिमिटेड कमर्शियल वायबिलिटी ड्यू टू कॉस्ट एंड डिमांड। बाकी ग्लोबल स्टेटस की बात कर चुके हमने यार कि चाइना ऑपरेट करता है जो संघाई मैगलेव है 431 किलोमीटर पर आवर पे। ग्लोबल स्टेटस की बात करें तो चाइना ऑपरेट्स दी Shanghai maglev which is at 431 किलोमीटर पर आवर। जापान का जो SC maglev it achieved 603 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग टेस्टिंग यार, जो कि टेस्टिंग कब 2015 में।
बहुत सारे कंट्रीज़ में यहाँ पे रिसर्च हो रहे हैं फॉर कमर्शियल डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूस रिसर्च फॉर कमर्शियल डिप्लॉयमेंट। बाकी कहाँ कहाँ पे इसके एप्लीकेशन है यार, जो मैगलेव ट्रेन्स हैं। सो एक तरह से हाई स्पीड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बना सकते हैं इससे यार, हाई स्पीड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बना सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड मैग्नेटिक बियरिंग्स में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड लॉन्च सिस्टम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं मैगलेव टेक्नोलॉजी का। ऑल्सो इन प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग में, साइंटिफिक रिसर्च में इसका एप्लीकेशन है यार। अगर हम इंडिया के अंदर रिलेवेंस की बात करें कि मैगलेव टेक्नोलॉजी का इंडिया में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, सो मैगलेव टेक्नोलॉजी का जो रिलेवेंस है, ये एक तरह से हाई पोटेंशियल बनाता है फॉर इंटरसिटी कॉरिडोर्स विथ हैवी ट्रैफिक। जहाँ जहाँ पे है उसमें फटाक से फुल हो जाएंगे सब। सो हैवी पोटेंशियल intercity corridors with heavy traffic, and this requires investment in research and development, infrastructure and policy support, एंड एक लॉन्ग टर्म स्टेप बनाएगा टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड एडवांस मोबिलिटी यार। इट रिप्रेजेंट अ लॉन्ग टर्म स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल एंड एडवांस मोबिलिटी। सो ये हमने बात की अबाउट द मैगलेव टेक्नोलॉजी की। तो बात करते हैं यार नेक्स्ट राइट टू प्रोटेस्ट की। तो जो राइट टू प्रोटेस्ट इन इंडिया है, ये न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था भाई? यहाँ पे जो जंतर मंतर पे जो यहाँ पे राइट प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये न्यूज़ में था। राइट टू प्रोटेस्ट इन इंडिया, इसके बारे में बात करें। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, लाइक यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक राइट है या राइट टू प्रोटेस्ट, जो कि है ना सिटीज़न को पावर देता है कि वो अपने जो व्यूज़ हैं है ना उसको यहाँ पे एक्सप्रेस कर सके, है ना, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सके, है ना, पार्टिसिपेट करे पब्लिक लाइफ में वो, है ना। दिस इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। यार आप ऐसा कोई भी चीज़ ना कर सको प्रोटेस्ट में जो कि एक तरह से पब्लिक ऑर्डर को मतलब पब्लिक ऑर्डर को यहाँ पे ख़राब करे। सो व्हाट इज़ राइट टू प्रोटेस्ट यार? राइट टू प्रोटेस्ट की बात करें, सो इट इज़ डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाई। इट इज़ डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी जो है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स की बात करता है। ओके, एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 जो है ये राइट टू फॉर्म एसोसिएशन की बात करता है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज़ राइट टू प्रोटेस्ट के अंदर ये आर्टिकल 19 से प्रोटेस्ट की पावर मिलती है। सिटीजन क्या कर सकते हैं भाई? इट अलाउज सिटीजन टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड असेंबल पीसफुली, एंड ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं विदाउट कैरिंग आर्म्स।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि जो राइट है इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट यार, है ना, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 एंड 19 क्लॉज 6। जो भी जो हाँ हमारे पास राइट्स हैं, दिस इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। यार आप ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कर सकते जो कि इंटरेस्ट जो सॉवरेनिटी पब्लिक ऑर्डर को है ना ख़राब करे। सो दिस नो राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट की, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी जो है ये बात करता है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। सी जो है वो एसोसिएशन बनाने के लिए ताकत देता है, अभी हमने बताया यार। 21 जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है राइट टू प्रोटेस्ट का, बिकॉज ये जो आर्टिकल 21 है ये राइट देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसके अंदर एक डिग्निफाइड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात भी होती है। ये हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की। नेक्स्ट जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क्स की बात करें तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है BNSS, जो BNSS है इसका सेक्शन 163 जो है वो यहाँ पे एम्पावर करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि वो अनलॉफुल असेंबलीज जो है उसको वो क्या कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है। गैदरिंग जो होगा एक्टिविटीज़ जो है जो पब्लिक पीस को थ्रेटन कर रहे हैं उसको यहाँ पे ये क्या कर सकता है, रोक सकता है। कौन? जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो। पुलिस की परमिशन है कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, पुलिस परमिशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक मीटिंग। ठीक है, अगर आप पब्लिक मीटिंग कर रहे हो, रैलीज कर रहे हो, प्रोसेसन कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो या फिर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हो तो पुलिस की परमिशन की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। कंडीशंस क्या क्या हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जो कंडीशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस कब कब यहाँ पे दिया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शंस जो है रीजनेबल प्रोपोर्शनेट होने चाहिए एंड इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे BNSS 2023 का जो सेक्शन 163 है इसको लागू किया जा सकता है। एंड जो प्रोटेस्टेड साइड यहाँ पे डेजिग्नेट किए गए हैं इसके अंदर अथॉरिटीज़ जो है वो अलोकेट कर सकता है कि स्पेसिफिक प्लेस फॉर प्रोटेस्ट सच एज यहाँ पे जंतर मंतर की बात करें या फिर जो रामलीला मैदान है इसको प्रोटेस्ट के लिए साइट घोषित किया जाता है। नेक्स्ट हम लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करें तो जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं रिगार्डेड राइट टू प्रोटेस्ट की, सबसे पहले तो यहाँ पे हम केसेस देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इशूज़ देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो की जजमेंट्स यहाँ पे दिए थे कोर्ट के द्वारा उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट जो हिम्मत लाल शाह वर्सेस दी कमिश्नर ऑफ पुलिस केस था 1973 का, हिम्मत लाल शाह वर्सेस दी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसके अंदर जो इशू था रेगुलेशन ऑफ पब्लिक मीटिंग एंड असेंबलीज के ऊपर मेन इशू था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू पीसफुल असेंबली इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी आर एंड स्टेट कैन रेगुलेट बट कैन नॉट प्रोहिबिट इट आर्बिट्रली, है ना, जो पीसफुली जो प्रोटेस्ट है उसको आप रोक नहीं सकते। बाकी जो मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2018 की बात करें तो ये सेक्शन 144 CRPC है जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो 4 या फिर 4 से ज़्यादा लोगों के यहाँ पे असेंबली को प्रोहिबिट करता है, पब्लिक मूवमेंट को प्रोहिबिट कर देता है ना। अर्जेंट डेंजरस केसेस में यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको यहाँ पे बार बार मिसयूज़ किया जा रहा था, रिपीटेड यूज़ किया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 144 मस्ट बी रीजनेबल, यार ऐसे आर्बिट्रली आप इसको कभी भी लागू नहीं कर सकते, है ना। एंड यूज्ड ओनली व्हेन नेसेसरी, प्रोटेस्ट शुड नॉट बी अलाउड प्रोटेस्ट शुड बी अलाउड, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो ऐसा नहीं 144 को आप लागू करके यहाँ पे इनको भगा दो। उसके बाद जो अमृत साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के 2020 की बात करें तो यहाँ पे जो इंडेफिनाइट ऑक्यूपेशन था पब्लिक रोड, ये मेन इशू था यार, पब्लिक रोड को यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया जा रहा था। जो पब्लिक रोड कैन नॉट, देखो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप पब्लिक रोड को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, ये बोला गया कोर्ट के द्वारा, है ना। इंडेफिनेटली प्रोटेस्ट शुड बी हेल्ड एट ए डेजिग्नेटेड प्लेस वाइल प्रोटेक्टिंग कम्युनिटी राइट्स, ये बोला गया यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसिस किया कि बैलेंस होना चाहिए यार, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट विद नीड टू मेंटेन अ पब्लिक ऑर्डर एंड राइट ऑफ अदर्स, इस चीज़ को दोनों बीच में बैलेंस होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। नेक्स्ट जो इश्यूज़ हैं इन रेगुलेशन ऑफ प्रोटेस्ट, उसके बारे में जो चीज़ें देखने को मिली यार, सो उसके बारे में बात करें इश्यूज़ इन रेगुलेशन ऑफ प्रोटेस्ट। तो सबसे पहले तो जो सेक्शन 163 है उसको यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज़ किया गया है यार, है ना, उनके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए।
बहुत ज़्यादा पुलिस का एक्शन यहाँ पे देखने को मिला, फोर्सफुल एंड डिटेंशन ही यहाँ पे देखने को मिला। प्रोटेस्ट परमिशंस जो थे वो ग्रांट करने में डिले देखने को मिला। राइट्स को बैलेंस नहीं किया जा रहा है पब्लिक ऑर्डर के साथ, जो राइट्स क्या है उनके पब्लिक ऑर्डर को दोनों बीच में जो बैलेंस करना डिफ़िकल्ट रह पा रहा है। कोई यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है अक्रॉस द स्टेट। कंसर्न्स ओवर डिजिटल सर्विलेंस एंड प्राइवेसी ये देखने को मिल रहे हैं। एंड जो नेशनल सिक्योरिटी को बैलेंस करना है विथ सिविक लिबर्टीज, जिसकी ज़रूरत है यार अपने को। तो ये हमने बात की अबाउट इशूज इन रेगुलेशन ऑफ प्रोटेस्ट। उसके बाद करना क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार, ठीक है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो अपने को क्या करना होगा, पीसफुल एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को प्रमोट करना होगा। एक ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड टाइम बाउंड परमिशन प्रोसेस बनाने की ज़रूरत है। ऑल्सो अप्लाई करना होगा एक प्रोपोर्शनेट रेस्ट्रिक्शन ओनली व्हेन नेसेसरी। एंड डायलॉग इनक्रेज करने की ज़रूरत है। कोऑपरेशन, डायलॉग जो है उनको इनक्रेज करना है, कोऑपरेशन करने की जरूरत है अथॉरिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजर्स के बीच में। जुडिशियल ओवरसाइट अगेंस्ट आर्बिट्री ऑर्डर्स स्ट्रेंथन करने की जरूरत है यार। एक डेडिकेटेड प्रोटेस्ट स्पेस बनाना होगा इन सिटीज़ जहाँ पे सब प्रोटेस्ट कर सके। टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छे से करना होगा फॉर मैनेजमेंट, है ना। ब्लैंकेट बैन नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए अच्छे से, है ना। बिकॉज प्रोटेक्ट करना होगा डेमोक्रेसी, क्योंकि यार प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे इंडिविजुअल फ्रीडम्स को मेंटेन करना होगा, पब्लिक ऑर्डर को एंड नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना होगा, बैलेंस करके सब चीज़ों को। कंक्लूजन की बात करें तो कैसे कंक्लूड कर सकते हैं यार, राइट टू प्रोटेस्ट जो है एक एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास डेमोक्रेसी के अंदर। स्टेट को यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटेन करना पब्लिक ऑर्डर सही है, सिक्योरिटी मेंटेन करना सही है, रेस्ट्रिक्शंस करना सही है, बट प्रोटेस्ट को रेस्ट्रिक्ट कर देना, है ना, एक तरह से रीजनेबल एंड लॉफुल एंड प्रोपोर्शनेट मैनर में होना चाहिए भाई। एक हेल्दी डेमोक्रेसी तभी यहाँ पे थ्राइव करेगा जब हमारे पास लोग अपने जो डिसेंट हैं, जो अपनी नाराज़गी है उसको दर्शा सकें, जिससे, है ना, बाकी राइट्स को देखते हुए बाकी लोगों को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, तभी जाके हमारे पास अच्छा डेमोक्रेसी हो सकता है। सो द राइट टू प्रोटेस्ट इज एसेंशियल फॉर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तो ये हमने बात की अबाउट कंक्लूजन की। बाकी की टेक अवे क्या है कि हमको क्या चीज़ पे ध्यान देना है। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, अकाउंटेबिलिटी लाता है। एंड राइट जो है इट ऑलवेज बी बैलेंस यार, है ना। जो राइट्स हैं उसको पब्लिक ऑर्डर, आप कहीं प्रोटेस्ट करो, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन जो है वो मैनेज होने चाहिए। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट राइट टू प्रोटेस्ट इन इंडिया, जब हमको रिसेंट बहुत देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो हमने देखा यार। नेक्स्ट बात करते हैं यार अबाउट द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ की। आईसीआई की बात करते हैं, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ की। सो सबसे पहले तो ये इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ है, ये होता क्या है यार, न्यूज़ में तो क्यों था। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जो बेस ईयर है वो 2022-23 कर दिया गया, पहले 2011-12 था उससे। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, रिवाइज द बेस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23 टू एक तरह से करंट इंडस्ट्रियल स्टेटस को अच्छा दिखाने के लिए। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं इसको, एंड इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, या फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर हम इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इट मेजर्स द कंबाइंड एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज़ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसको यहाँ पे उसके परफॉर्मेंस को ये मेज़र करता है। एंड इट सर्व एज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड एक तरह से इकोनॉमिक ट्रेंड को ये क्या करता है, ट्रैक करता है ना। लीडिंग इंडिकेटर है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का एंड ट्रैक करता है इकोनॉमिक ट्रेंड्स को, है ना। ऑल्सो ये क्या करता है, जो मंथली जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो डाटा निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो यहाँ पे डाटा निकालता है, DPIIT जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड है, सबको यहाँ पे क्या करता है, कंपाइल करता है, रिलीज़ करता है। एंड यहाँ पे आज हमारे पास 8 कोर इंडस्ट्रीज़ नहीं हो गए हैं, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ में 9 कोर इंडस्ट्रीज़ हो गए हैं यार, जो कि अराउंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का यहाँ पे 32% जो है वो बनाते हैं, ठीक है। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये पूरा है, इसका यहाँ पे कितना 32.88% जो है वो 9 कोर इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं। एंड इसमें ये जो 9 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन है, पहले 8 थे। अगर हम वेटेज की बात करें 2022-23 में जो वेटेज इनको दिया गया है 9 कोर इंडस्ट्रीज़ ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके अंदर हम बात करें तो इसमें 9 इंडस्ट्रीज़ हो गए, पहले 8 थे भाई। इसमें आ गया कोल, इसमें क्या क्या है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइज़र्स है, स्टील है, सीमेंट है,
इलेक्ट्रिसिटी है एंड आयरन ओर है। क्या ऐड हुआ है भाई? आयरन ओर ऐड हुआ है यहाँ पे। इसका वेटेज इंपॉर्टेंट है। मिला के टोटल मिला के कितना करते हैं? 32 पॉइंट है ना, मिला के 32.88 करते हैं ये। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो कोल है ये 5.59% हाईएस्ट, कोल जो है वो 5.59 जो है हाईएस्ट वेटेज जो है वो किसका है यार? यहाँ पे हाईएस्ट वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है कि इलेक्ट्रिसिटी का है? हाईएस्ट वेटेज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। यहाँ पे कितना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी का है? 30.93 है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बाद किसका वेटेज है भाई? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, ठीक है। उसके बाद क्रूड ऑयल का कितना है? 15.9, नेचुरल गैस का 3.84, स्टील का कितना है यार? 6.22, सीमेंट का कितना है? 2.4, आयरन ओर की बात करें तो 4.9। तो हाईएस्ट जो है वो किसका है भाई? हाईएस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, फिर है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, फिर क्या है? क्रूड ऑयल का। ऐड क्या हुआ? रिसेंटली ऐड हुआ है ये हमारे पास आयरन ओर। इसके अंदर जो इंक्लूजन है 9 कोर्स से जो न्यू इंक्लूजन हुआ है वो आयरन ओर का हुआ है। एक रॉ मटेरियल है फॉर द स्टील इंडस्ट्री यार। एंड इसका इंक्लूजन जो है वो क्या बता रहा है? जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है इंडिया का, जो इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको बता रहा है। जो की फीचर्स जो रिवाइज इंडेक्स ICI का जो रिवाइज्ड हुआ है यहाँ पे, उसका की फीचर्स की बात करें तो पहले तो बेस ईयर यहाँ पे 2011-12 से 2022-23 कर दिया गया है ना। कोर इंडस्ट्रीज़ जो है ICI मतलब क्या? इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। इसके अंदर पहले तो बेस ईयर को हटाया गया, चेंज किया गया। और यहाँ पे जो कवरेज है वो एक्सपांड हुआ। पहले 9 आइटम्स, अभी मतलब पहले 8 आइटम्स इंक्लूड हुए थे, अब एक यहाँ पे 9 हो गया, आयरन और इंक्लूड हुआ। जो वेटेज है वो भी रिवाइज हुआ यार, वेट्स को रिकैलिब्रेट किया गया अपडेटेड IIP के हिसाब से। मेथोडोलॉजिकल चेंज मतलब स्टील प्रोडक्शन जो है वो ग्रॉस प्रोडक्शन बेसिस पे स्टील प्रोडक्शन को यहाँ पे मेज़र किया जाएगा। एंड जो कोल कवरेज है उसमें जो रॉ कोल को इंक्लूड किया गया, जो है ना, सिर्फ और सिर्फ रॉ कोल को इंक्लूड किया जाएगा। जो वॉश्ड कोल या फिर कोल मिडलिंग है उसको यहाँ पे हटा दिया गया, उसको एक्सक्लूड किया गया है। रिफाइंड कोल कवरेज ओनली रॉ कोल इज इंक्लूडेड एंड वॉश्ड कोल एंड कोल मिडलिंग इज एक्सक्लूडेड यार। यहाँ पे याद रखना क्या इंक्लूड है? सिर्फ और सिर्फ रॉ कोल यहाँ पे इंक्लूडेड है, वॉश्ड कोल एंड कोल मिडलिंग जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट इसके इम्पैक्ट की बात करें तो जो रिवाइज गाइडलाइन हुआ जिसमें चेंज लाया गया इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ यार? मोर एक्यूरेट मेजरमेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का हमको देखने को मिला। जो GDP है उसका बेटर अलाइनमेंट देखने को मिला। मतलब हमने जो ये इंडेक्स था कोर इंडस्ट्रीज़ का वो बेटरली अलाइन हुआ विद GDP, WPI एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो पॉलिसी मेकिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, उसको ये इम्प्रूव करेगा। इन्वेस्टर्स जो एनालिटिक्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करेगा। और ICI सीरीज़ कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे जो इंडेक्स ऑफ को इंडस्ट्रीज़ के सीरीज़ कंपैरिजन की बात करें तो पहले देखो भाई बेस ईयर जो है पहले क्या था? 2011-12, अब 2022-23 का कर दिया गया इसको रिवाइज करके, है ना। जो नंबर ऑफ को इंडस्ट्रीज़ थे पहले कितने थे यार? 8 थे, अब कितना कर दिया गया? 9 कर दिया गया। जो वेटेज है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर 8 को इंडस्ट्रीज़ का पहले कितना था? 40.27%, अब कम हो गया, कितना हो गया? 32.88%। जो की चेंजेस हैं उसमें क्या किया गया है? यहाँ पे की चेंजेस में जो पहला जो 11-12 का जो सीरीज़ था यहाँ पे ये ओल्डर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, अब जो 22-23 रिवाइज कर दिया गया, इट रिफ्लेक्ट्स करंट इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर यार। यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है ये चेंजेस का यार? यहाँ पे इट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एंड अप टू डेट असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो कंसिस्टेंसी है विद GDP, WPI एंड IIP को यहाँ पे 2022-23 के बेस करने से ये बढ़ा है। पॉलिसी मेकिंग एंड इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ये सपोर्ट करता है। बेसिक चीज़ क्या है यार? बेसिक चीज़ ये है कि जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ है इट अकाउंट फॉर 32.88% ऑफ IIP। 2022-23 के हिसाब से बेस ईयर देखें तो 9 को इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हर मंथ तय किए जाते हैं। एंड जो बेस ईयर इज रिवाइज टू 2022-23 फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। ओके, फिर से अगर हम एक बार देखें 8 को इंडस्ट्रीज़ में कौन आता है, यहाँ पे जो वेटेज है वो किसको मिलता है यार? इलेक्ट्रिसिटी को। उसके बाद किसको मिलता है? रिफाइनरी को। उसके बाद किसको मिलता है? क्रूड ऑयल को। ठीक है, ये याद रखना मेन। ठीक है, उसके बाद और भी यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं? कोल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट, आयरन ओर। याद रखने का तरीका है
याद करने का तरीका है यार, फंस CCC, अब एक और आ गया है CCCI। तो यहाँ पे ये क्या क्या है, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, स्टील, क्रूड ऑयल, कोल, है ना, सीमेंट, एंड आई क्या आ गया, ये आयरन ओर। कंक्लूजन के अंदर आपको क्या चीज़ समझना है यार, कंक्लूजन के अंदर ये है कि जो इंडेक्स ऑफ अपडेटेड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जिसका बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया है, इट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि इस जो कंसिस्टेंसी एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है उसको ये स्ट्रेंथन करेगा, है ना। एंड इसका हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास आज का बेटर टुडे करते हैं तो हमारे पास स्ट्रॉन्गर टुमारो होता है, ये बोल के हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने बात की अबाउट दी इंडेक्स ऑफ को इंडस्ट्रीज़ की, जिसमें 32.8 वेटेज जो है वो 9 जो सेक्टर्स हैं उनसे आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी WTO एग्रीमेंट की। नेक्स्ट बात करते हैं WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी यार। WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज़ की बात करें यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो WTO का जो सब्सिडी है ऑन फिशरीज़, ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो स्टेप टूवर्ड सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फिशरीज़ यहाँ पे इंडिया ने एक सेशन यहाँ पे देखने को मिला। बाकी जो 12th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्योंकि जो इंडिया था वो WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज़ का एक पार्ट बना, जिससे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो इसने डिपॉजिट किया एट द WTO उसके बाद। तो इसके बारे में बात करें ये जो इंडिया का जो एक्सेशन है इसके की फीचर्स की बात करें तो कोर गोल एक तरह से इंडिया का जो था कि हमारे पास जो है सस्टेनेबल फिशरीज़ को बढ़ावा देंगे, प्रोडक्ट ओशन पे ध्यान देना है एंड बेटर फ्यूचर पे ध्यान देना है, बैलेंस करना है फिशरीज़ को आज का फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो मेन जो है WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज़ पे इंडिया ने अडप्ट किया। अबाउट द एग्रीमेंट की बात करें तो अडप्ट कहाँ पे किया गया, 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर 2022 में जेनेवा में। बाकी जो फर्स्ट मिनिस्ट्रियल WTO एग्रीमेंट विद एन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ये वाला है अभी का, एंड ये एंटर कब से हुआ यार, 15 सितंबर 2025 से 2/3 अभी WTO मेंबर ने इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो WTO का जो एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी है, जो हार्मफुल फिशरीज सब्सिडी उसको कर्ब करना, प्रिवेंट करना, जो इलीगल एंड अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग है उसको रिड्यूस करना है, ओवर फिशिंग को प्रमोट क्या को करना है यार, प्रमोट करना है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मराइन रिसोर्सेज को। की फीचर्स की बात करें जो WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी है इसके बारे में, है ना, ये फिशरीज सब्सिडी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बारे में बात करें कि फीचर्स के अंदर पहले तो क्या क्या स्कोप है उसके बारे में बात करें तो ये जो कवर करता है सब्सिडीज़ रिलेटेड टू व्हाट मैरीटाइम जो वाइल्ड कैप्चर फिशिंग है उसको एंड फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है सी में उसको ये कवर करता है सब्सिडीज़। इसमें एक्वाकल्चर एक्सक्लूडेड है, इनलैंड फिशरीज एक्सक्लूडेड है सब्सिडीज़ के अंदर। एंड जो स्मॉल स्केल फिशर्स हैं उसको यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करता है, कैसे भाई प्रमोट करता है सस्टेनेबिलिटी को, उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करता है, ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल फिशर्स का जो लाइवलीहुड है। डिसिप्लिन हार्मफुल सब्सिडीज़ को ये क्या करता है, हार्मफुल सब्सिडीज़ पे डिसिप्लिन बनाने की बात करता है। लाइक सब्सिडीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ कुछ जगह पे इनलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग जो होता है उसको यहाँ पे सुलझाएगा यार, है ना। फिशिंग ऑफ ओवर एक्सप्लोटेड फिश स्टॉक जो है सब चीज़ को यहाँ पे ये कर्व करने की बात करता है। बाकी जो इम्पोर्टेंस है ये एग्रीमेंट का, क्या इम्पोर्टेंस है यार, ये जो WTO का फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट है इससे एक तरह सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मरीन रिसोर्सेज हमको देखने को मिलता है। इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग जो है वो एक तरह से डिस्करेज होता है।
जो ग्लोबल एफर्ट है टू कंजर्व ओशन एंड मैराइन डाइवर्सिटी उसको ये सपोर्ट करता है। ऑल्सो जो SDG 14 है जो कि लाइफ बिलो वाटर की बात करता है उसको अचीव करने में हेल्प करता है यार। इन ब्रीफ अगर हम बात करें तो जो एग्रीमेंट है इट इज़ अडॉप्टेड इन 2022। इट एंटर इनटू फोर्स कब एंटर हुआ भाई 15 सितंबर 2025 में। इंडिया बिकेम 123rd WTO मेंबर है ना। कैसे ये एक्सेप्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस को डिपॉजिट करके सस्टेनेबल फिशरीज़ को यहाँ पे फोकस करते हुए ये लिया गया इंडिया के द्वारा स्टेप। उसके बाद हम बात करें अबाउट जो सब्सिडाइज्ड कवर है कि सब्सिडीज़ कौन कौन से कवर होते हैं। जो प्रोहिबिटेड सब्सिडीज़ हैं वो कौन कौन से हैं पहले तो है ना। सब्सिडीज़ कंट्रीब्यूटेड टू IUU फिशिंग एंड ओवर फिशिंग जो है ना। इलीगल अनरेगुलेटेड एंड जो अनरिपोर्टेड फिशिंग है वो सब चीज़ें यहाँ पे सब्सिडीज़ जो है ये सब प्रोहिबिटेड हैं। ये सब चीज़ में सब्सिडीज़ नहीं मिलता। एंड कुछ डिस्करेज सब्सिडीज़ हैं लाइक अगर आप स्पेशल रेगुलेटेड डिसिप्लिन्स को अगर नहीं मानते तो यहाँ पे ये नहीं मिलता आपको। परमिटेड सब्सिडीज़ कौन कौन से हैं यार। यहाँ पे आपको यहाँ पे रिसर्च में पैसा मिलता है, स्टॉक असेसमेंट में आपको पैसा मिलता है, सब्सिडीज़ मिलते हैं मतलब। एंड स्पेसिफिक जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस हैं वो सब चीज़ को इंक्लूड करता है लाइक रिसर्च, स्टॉक असेसमेंट एंड अदर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड मेजर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो कुछ प्रोहिबिटेड हैं, कुछ परमिटेड हैं। प्रोहिबिटेड में तो ये सब पूरा प्रोहिबिटेड है, ये सब डिस्करेज्ड है। बाकी जो सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, क्या सिग्निफिकेंस है यार इसका। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया की बात करें तो सपोर्ट करता है सस्टेनेबल फिशरीज़ को एंड मैराइन कंजर्वेशन को। प्रिवेंट करता है अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम कंट्रीज़ एक लार्ज सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके। उसके बाद प्रोटेक्ट करता है इंडियन फिशर्स को, स्पेशली जो स्मॉल स्केल फिशर्स एंड कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनको हेल्प करता है ग्लोबल कमिटमेंट ऑन ओशन एंड बायोडाइवर्सिटी को मीट करने में। सिग्निफिकेंस पर इंडिया का जो एक्सेशन है कि WTO सब्सिडीज ऑन फिशरीज को एक्सेप्ट किया उसमें इंडिया बिकेम 123rd WTO मेंबर बाय डिपॉजिटिंग इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट अलाइन विद इंडियाज कमिटमेंट टू, इंडिया का जो कमिटमेंट है सस्टेनेबल फिशिंग की तरफ, रिस्पॉन्सिबल ओशन गवर्नेंस की तरफ, उसको ये दर्शाता है। इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबल फिशरीज में उसको ये स्ट्रेंथन करता है, इंश्योर करता है लेवल प्लेइंग फील्ड इंटरनेशनल ट्रेड यार। उसके बाद हम बात करें अबाउट दी चैलेंजेस क्या क्या हमको फेस करने पड़ रहे हैं। चैलेंजेस अहेड की बात करें तो पहले तो मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ सब्सिडी रेगुलेशन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है यार। कैपेसिटी एंड डाटा लिमिटेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ये एक चैलेंज है। कंप्लायंस बाई है ना, एक तरह से कंप्लायंस इंश्योर करना बाई WTO मेंबर्स, ये एक चैलेंज है। एंड नीड फॉर कंटिन्यूड ग्लोबल कोऑपरेशन जो है ये भी एक चैलेंज है कि लगातार ग्लोबल कोऑपरेशन मिलता रहे। बाकी जो सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी है उसकी तरफ जो स्टेप है जिसमें यहाँ पे ओशन कंजर्व करने की बात की गई, फिशरीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे कम्युनिटीज़ को, सिक्योर करेंगे फ्यूचर को, इस तरह से यहाँ पे सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी हम लाएंगे। बाकी कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो यार KT कवि, या फिर कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया का जो एक्सेशन है WTO फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट का, वो जो सस्टेनेबल फिशिंग है उसको स्ट्रेंथन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा मराइन इकोसिस्टम को, प्रमोट करेगा फेयरनेस इन ग्लोबल ट्रेड एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी को ये कंट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि यार सस्टेनेबल फिशरीज एंड स्ट्रॉन्ग ओशन बेटर टुमारो, सस्टेनेबल फिशरीज स्ट्रॉन्ग ओशन बेटर टुमारो, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो ये हमने बात की अबाउट WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज़ की। नेक्स्ट कुछ छोटे यहाँ पे प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट न्यू प्लैनेट अराउंड बीटा पिक्टोरिस। हमको देखने को मिला यार, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उसने डिस्कवर किया एक फेंट गैस जायंट जो कि एक्सोप्लैनेट है अराउंड दी यंग स्टार बीटा पिक्टोरिस। बीटा पिक्टोरिस एक यंग स्टार है जिसके अराउंड यहाँ पे एक जायंट एक्सोप्लैनेट जो है वो देखने को मिला। इसका नाम क्या दिखा, नाम बनाया नहीं गया, मतलब डिस्कवर्ड यूजिंग VLT है ना, जो कि चिली का है एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू इसको डिस्कवर किया गया है। इसके की फीचर्स की बात करें और की हाईलाइट्स, इट इज़ डिस्कवर्ड यूजिंग दी VLT ऑफ चिली एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ऑर्बिट्स जो है बीटा पिक्टोरिस को ऑर्बिट करता है, कितना दूर है अर्थ से 63 लाइट ईयर्स एंड ये लार्जर है जुपिटर से 100 टाइम से कम लाइट है, फेंटर है
91 ईयर में ऑर्बिट कर लेता है, 20 ईयर ओल्ड स्टार सिस्टम का ये पार्ट है, एंड इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ यंग प्लैनेट्स। ओके, तो ये हमने पहले बात की यंग न्यू प्लैनेट अराउंड बीटा पिक्टोरिस की। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं वाइल्ड बिल्ड हिरॉन की, जिसको हमने क्या नाम दिया है, एडिया इंसिग्निस वाइल्ड बिल्ड हिरॉन। तो जो वाइल्ड बिल्ड हिरॉन है क्रिटिकली एंडेंजर्ड हिरॉन है, जो कि हमको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भूटान एंड म्यांमार में पाया जाता है ना। पक्षी का स्पीसीज है भाई, हिरॉन जो है चोंच वाला पक्षी है ये। पहले तो स्पीसीज समझ नहीं आता भाई, तो एडिया इग्निस इज है बर्ड स्पीसीज, ये भी पूछा जाता है प्रीलिम्स में। की फैक्ट्स की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड रेयरेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट हिरॉन यार, एंड इट लिव्स इन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स विद राइपेरियन फॉरेस्ट। मेजर थ्रेट क्या है इसका, है ना, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है उसके वजह से नदी के किनारे रहता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, डिस्टर्बेंस एंड पॉल्यूशन की वजह से ये पक्षी का जो स्पीसीज़ है, याद रखना इट इज़ अ बर्ड स्पीसीज़ यार, ठीक है। तो इसका क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये सब नुकसान हो रहा है। बाकी कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यार, है ना। और ऑल्सो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर देखो भाई शेड्यूल नंबर 1 में है। लोहित रिवर नदी में पाया जाता है ये, मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का, ये न्यूज़ में था, एंड इट फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड असम। इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग द वाइट बिल्ड हिरॉन, लोहित नदी के बगल में ये रहता है, मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का, और जो लोहित नदी है वो असम में अरुणाचल प्रदेश में बहता है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में थी, मिशन गोल्डन स्पाइस, जो कि लाकाडोंग टर्मरिक जो है गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है, उसका मिशन गोल्डन स्पाइस की बात करें लाकाडोंग टर्मरिक, तो लॉन्च किया गया ये मिशन गोल्डन स्पाइस टू स्ट्रेंथन, जो लाकाडोंग टर्मरिक का जो वैल्यू चेन है मेघालय में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। की हाइलाइट्स की बात करें इसके, तो ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है ये, जो कि कवर करेगा इसके कल्टीवेशन को, प्रोसेसिंग को, ब्रांडिंग को एंड मार्केट एक्सेस को। जो लाकाडोंग टर्मरिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें करक्यूमिन जो है वो अराउंड 7 to 12% होता है, एंड ये GI टैग इसको 2024 में मिला था, याद रखना, इसको GI टैग मिल चुका है भाई, इसको GI टैग मिल चुका है। एंड 5 ईयर का रोड मैप बनाया गया यार, एक 2025 से 2030 तक, जिसमें फेज़ 1 2025 से 2028 तक, फेज़ 2 2028 से 2030 तक। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा यार, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है इसको डेवलप करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फार्मर इनकम को बढ़ाना एंड जो लाकाडोंग को एक ग्लोबल प्रीमियम टर्मरिक ब्रांड बनाना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बाद यहाँ पे जो टर्मरिक की बात करें, जिसको हम करक्यूमा लॉन्गा बोलते हैं, टर्मरिक जो है इट इज़ ये वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में उगता है, रेनफॉल जरूरत पड़ती है अराउंड है ना 150 से 225 सेंटीमीटर के अराउंड, एंड फर्टाइल एंड वेट ड्रेन्ड सॉइल में ये उगता है। करक्यूमिन रिच होता है जिसका कम्युनिटी बेनिफिट्स होता है, इसीलिए टर्मरिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट बीटा पेक्टोरिस प्लैनेट की। अगर हम बात करें तो जो बीटा पेक्टोरिस है तो एक यंग जायंट प्लैनेट है यार, 63 लाइट ईयर अवे है ना। बीटा पेक्टोरिस के अराउंड जो ये मिला है उसके बारे में हमने बात की कि यार फेंटर है, ओके। तो हमने बात की अबाउट दी करंट अफेयर टॉपिक्स जो कि न्यूज़ में थे यहाँ पे, कब 2022 2026 के 22 जुलाई में जो न्यूज़ में था उसके बारे में हमने बात की यार।